विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। वर्ड हिस्ट्री कर रहे थे हम लोग। वर्ड हिस्ट्री में हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कर रहे थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में बता चुका हूं। आज हमने करना है प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के परिणाम। युद्ध का परिणाम क्या होता है? विध्वंसी होता है। कोई बहुत अच्छे परिणाम तो निकलेंगे नहीं, और फिर भी पढ़ना है, लिखना है उसको। प्रथम विश्व युद्ध उस समय का मानवता के इतिहास का सबसे अधिक विनाशकारी एवं भयंकर युद्ध था। इस युद्ध ने विश्व पर कई अमिट प्रभाव छोड़े। अमिट मतलब कभी ना मिटने वाला। लेकिन हुआ क्या? अमिट प्रभाव छोड़े, पर दूसरा विश्व युद्ध भी हुआ उसके बाद। इस महायुद्ध में जन धन की अभूतपूर्व हानि हुई। भीषण नरसंहार ने मानवता को कलंकित कर दिया, या मानवता जो है कलंकित हो गई। इस युद्ध में मित्र राष्ट्रों के 50 लाख से अधिक व्यक्ति मारे गए। 1 करोड़ के लगभग घायल या अपंग हो गए। इसी प्रकार जर्मनी और उसके सहयोगी देशों के लगभग 80 लाख लोग मारे गए। लगभग 60 लाख लोग गंभीर रूप से घायल हुए। इसका मतलब करीब 1-1.5 करोड़ 2 करोड़ लोग क्या हो गए? मारे गए। क्योंकि घायल तो उस समय लिखे गए होंगे, घायल भी तो मर गए होंगे। नहीं आया समझ में? कई इतने घायल हुए होंगे कि कुछ समय बाद घायलों की सूची में आए। उसके बाद 1-1.5 साल बाद भाई हाथ कट गए, पैर कट गए, सिर में गोली फंसी हुई, कब तक जिंदा रहेगा आदमी? है ना? तो आप लगाओ कि 1-1.5 करोड़ 2 करोड़ लोग जब मारे गए होंगे पूरे विश्व में, क्या हुआ होगा भाई? है? तो लगभग 80 लाख लोग मारे गए, लगभग 60 लाख लोग गंभीर रूप से घायल हुए। इस युद्ध में शामिल सभी देशों को धन की भारी क्षति उठानी पड़ी। यूरोप के लगभग सभी देश अमेरिका के कर्जदार हो गए। धन की भारी हानि एवं विनाश से यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। यूरोपीय क्या हुआ? इस युद्ध में शामिल सभी देशों को धन की भारी क्षति उठानी पड़ी। यूरोप के लगभग सभी देश अमेरिका के कर्जदार हो गए। धन की भारी हानि एवं विनाश से यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। जन धन की हानि के फलस्वरूप यूरोप में श्रमिकों और पूंजी दोनों का अभाव हो गया। यूरोप की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। साथ ही संपूर्ण विश्व आर्थिक मंदी का शिकार हो गया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, रूस, टर्की आदि देशों में निरंकुश राजशाही का अंत हो गया, और फिनलैंड, पोलैंड, यूक्रेन, युगोस्लाविया, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और टर्की आदि राज्यों में गणतंत्र की स्थापना हुई। प्रथम विश्व युद्ध के कारण ही यूरोप में तानाशाही की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिल गया। रूस में साम्यवाद, जर्मनी में नाजीवाद और इटली में फांसीवाद की स्थापना हुई। रूस में साम्यवाद, जर्मनी में नाजीवाद और इटली में फांसीवाद। पता ही है आपको, जर्मनी में कौन आता है? हिटलर आता है। फ्यूहरर, जो अपनी आत्मकथा लिखता है, मीन काम्प। क्या लिखता है? मीन काम्प, मेरा संघर्ष। उसको पढ़ना, फिर देखना उसमें कि क्या लिखा उसने, नाजीवाद चलाया जब। ऐसे ही इटली में कौन आता? मुसोलिनी। इटली का मुसोलिनी आता है, फांसीवाद चलाता है वो। तो ये क्या हो गया? तानाशाही की प्रवृत्ति बढ़ गई। एशिया और अफ्रीका में स्वाधीनता आंदोलन। प्रथम विश्व युद्ध की घटनाओं ने सारे संसार को प्रभावित किया। विश्व में 2 ध्रुवीय व्यवस्था का जन्म हुआ। अमेरिका विश्व मंच पर एक शक्तिशाली देश बनकर उभरा, तो दूसरी तरफ सोवियत संघ भी एक महाशक्ति के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। सोवियत रूस ने स्वाधीनता आंदोलन को समर्थन देने की घोषणा की, जिससे एशिया और अफ्रीका में पहले से चल रहे स्वतंत्रता आंदोलनों की शक्ति बढ़ गई। सामाजिक परिणाम क्या हुआ? युद्ध काल में अनिवार्य सैनिक सेवा लागू होने के कारण सभी देशों के बहुत से नागरिक सेना में भर्ती हो गए। प्रथम विश्व युद्ध में सैनिकों की भारी संख्या में हताहत होने से महिलाएं घर की 4 दीवारी से निकलकर सामाजिक जीवन में अग्रसर हुई। इससे महिलाओं की स्वतंत्रता में वृद्धि हुई। ये थोड़ा सा पॉजिटिव देखा जा सकता है कि महिलाएं अभी तक 4 दीवारी में रहती थी यूरोप में भी, लेकिन जब वर्ल्ड वॉर हो गया, जब पुरुष सब मर गए, मतलब सब तो नहीं लेकिन मर गए, हताहत हो गए, तो काम किसको संभालना पड़ा? लिखत पढ़त जो भी है, नर्सिंग वगैरह, ये सब काम किसको संभालना पड़ा? महिलाओं को संभालना पड़ा। तो उससे क्या हुआ? 4 दीवारी से निकलकर महिलाएं सामाजिक जीवन में अग्रसर हुई और महिलाओं की स्वतंत्रता में वृद्धि हुई। शांति के प्रयास, लीग ऑफ नेशंस की स्थापना। प्रथम विश्व युद्ध ने महाविनाशकारी परिणाम को देखकर
संसार के सभी देश भयाक्रांत हो गए। सभी देश अंतरराष्ट्रीय शांति की स्थापना के लिए तथा भविष्य में इस प्रकार के प्रचंड युद्ध की विभीषिका से बचने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संस्था की स्थापना हेतु सहमत हो गए। अतः अमेरिका के राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन के प्रयासों से 1920 में लीग ऑफ नेशन नामक एक अंतरराष्ट्रीय संस्था की स्थापना हुई, जिसका मुख्यालय जिनेवा में था। वुड्रो विल्सन, कई बार इतना ही क्वेश्चन बनता है आपका वर्ल्ड हिस्ट्री से कि लीग ऑफ नेशंस की स्थापना किसने की, आंसर, और सबसे ज्यादा बार पूछा गया प्रश्न है ये। दरअसल यही आगे चलकर, इसी तर्ज पर आगे चलकर यूएनओ बनता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या बनता है, लीग ऑफ नेशंस। हालांकि शुरू में लोग हंसे, वुड्रो विल्सन ने 14 सिद्धांत दिए थे, अपने 14 सूत्र। इन्होंने कहा, यूरोपीय देश थे, ईसाई थे, इन्होंने कहा ईसा मसीह ने 7 दिए और ये 14 दे रहे हैं, डबल, यानी ईसा मसीह से ऊपर हो गया कि कौन, वुड्रो विल्सन। तो भाई लीग ऑफ नेशंस की स्थापना 1920 में हुई, किसके प्रयासों से हुई, अमेरिकी राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन के प्रयासों से हुई। मुख्यालय कहां पर था, आंसर जिनेवा में था। उसके बाद पेरिस का शांति सम्मेलन हुआ जनवरी 1919 और जून 1919 ईस्वी के बीच। विजेता शक्तियों का एक सम्मेलन पेरिस में आयोजित हुआ। यद्यपि इस शांति सम्मेलन में दुनिया के 27 देश भाग ले रहे थे, किंतु शांति संधियों की शर्तें केवल 3 बड़े देश फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका ही तय कर रहे थे। फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका ही तय कर रहे थे। इस शांति सम्मेलन में मित्र राष्ट्रों के 80 प्रतिनिधि शामिल हुए, जिनमें अमेरिकी राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज, फ्रांस का प्रधानमंत्री जॉर्ज क्लेमेंसो, इटली का ऑरलैंडो और जापान के सियोंजी प्रमुख थे। सम्मेलन में पराजित देशों का प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया तथा रूस को भी सम्मेलन से बाहर रखा गया। रूस को भी सम्मेलन से बाहर रखा गया। तो बड़ा बवाल हो जाता भाई, आपने देखा भी होगा, शादियां होती हैं, निमंत्रण पत्र दिए जाते हैं, किसी बड़े आदमी को अगर आपने निमंत्रण नहीं दिया तो उसका ईगो हर्ट होता है कि अच्छा मुझे नहीं दिया, है ना। तो रूस को भी हुआ होगा ऐसा। 18 जनवरी, और रूस के बगैर शांति संभव थी विश्व में? रूस को नहीं बुलाओगे, आप बेइज्जत करोगे, तो शांति संभव थी? जब शांति तो दोनों महाशक्तियों के माध्यम से ही संभव थी। 18 जनवरी 1919 ईस्वी को सम्मेलन की कार्यवाही प्रारंभ हुई। फ्रांस के प्रधानमंत्री का एवं इस सम्मेलन के अध्यक्ष क्लीमेंसो के अड़ियल रवैये के कारण जापान और इटली सम्मेलन से अलग हो गए। विश्व में स्थायी शांति की स्थापना के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन ने 14 सिद्धांत प्रस्तुत किए, किंतु ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज और फ्रांस के क्लीमेंसो की हठधर्मिता के कारण ये सिद्धांत उपेक्षित हो गए। वुड्रो विल्सन ने 14 संधियां, सिद्धांत जो दिए थे, सूत्र दिए थे, वो क्या थे? नंबर 1, संधियां गुप्त ना की जाएं। ठीक बोला है इसने, जो भी संधियां करनी खुल के करो। गुप्त संधियां हमेशा क्या होती हैं? खतरनाक होती हैं। दूसरा, समुद्रों की स्वतंत्रता सभी राष्ट्र स्वीकार करें। समुद्र क्या होने चाहिए? स्वतंत्र होने चाहिए। सभी राष्ट्र निशस्त्रीकरण करें। सारे राष्ट्र क्या करें? निशस्त्रीकरण बोलते हैं डिसआर्मामेंट, मतलब जितने भी अपने खतरनाक हथियार हैं उनको समाप्त कर दें। अंतरराष्ट्रीय व्यापार की कठिनाइयां दूर की जाएं। अगला, औपनिवेशिक देशों की जनता की इच्छा का ध्यान रखा जाए। रूस को विकास का अवसर दिया जाए। जर्मनी बेल्जियम का क्षेत्र खाली करे। जर्मनी फ्रांस का क्षेत्र खाली करे। इटली की सीमाएं राष्ट्रीयता के आधार पर निर्धारित हों। ऑस्ट्रिया हंगरी में स्वायत्त शासन स्थापित किया जाए। रोमानिया, सर्बिया और मंटेनेग्रो से सेनाएं हटा ली जाएं। टर्की प्रदेश की संप्रभुता सुरक्षित रखी जाए। पोलैंड को समुद्र तट तक जाने का मार्ग दिया जाए। लीग ऑफ नेशन की स्थापना की जाए। ये 14 सिद्धांत, 14 सूत्र दिए किसने? वुड्रो विल्सन ने। इस सम्मेलन में संधि की शर्तें विजेता व पराजित देशों के बीच बातचीत से तय नहीं की गई थी, बल्कि विजेता राष्ट्रों द्वारा पराजित देशों पर थोपी गई थी, इम्पोज की गई थी। समझ में आया? ठीक है। उसके बाद होती है वर्साई की संधि 28 जून 1919। मित्र राष्ट्रों द्वारा युद्ध की धमकी देकर जर्मनी की गणतांत्रिक सरकार को इस संधि पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य कर दिया गया। संधि में जर्मनी और उसके सहयोगियों
को आक्रमण का दोषी ठहराया गया। वर्साई की संधि की जो शर्तें थी, नंबर 1, जर्मनी की इच्छा के विरुद्ध फ्रांस को अल्सास लॉरेन वापस दे दिया गया। दूसरा, सार नामक जर्मनी की कोयला खदानें 15 वर्षों के लिए फ्रांस को दे दी गई। तीसरा, जर्मनी को युद्ध पूर्व के अपने क्षेत्र का कुछ भाग भी बाध्य होकर देना पड़ा। चौथा, राइन नदी की घाटी के क्षेत्र को सेना रहित घोषित कर दिया गया। पांचवा, जर्मनी को 1 लाख से अधिक सेना रखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया तथा वायुसेना और पनडुब्बियां रखने का अधिकार भी छीन लिया गया। छठा, जर्मनी के उपनिवेशों को भी मित्र राष्ट्रों ने आपस में बांट लिया। युद्ध हट जाने के रूप में 6 अरब 50 करोड़ पाउंड की भारी धनराशि भी निश्चित की गई। 6 अरब 50 करोड़ पाउंड। इस प्रकार वर्साई की संधि की कठोर शर्तों ने जर्मन जनता के हृदय में मित्र राष्ट्रों के प्रति घृणा का भाव भर दिया। कालांतर में वर्साई की संधि ने द्वितीय विश्व युद्ध को जन्म दिया, क्योंकि बदले की भावना से यह संधियां अपमानजनक थी और इसकी शर्तें अत्यंत कठोर थी, जबरदस्ती थोपी गई थी। इस संधि में एक पक्षीय निर्णय लिया गया था। इस संधि के बारे में एक विद्वान ने अपने शब्दों में लिखा है कि संपूर्ण व्यवस्था ने यूरोप को बाल्कन की रियासतों के समान बना दिया, अतः इस संधि के फलस्वरूप यूरोप का शक्ति संतुलन ऊपर से नीचे हो गया। अगला, सेंट जर्मेन की संधि, ये 10 सितंबर 1919 को हुई। यह संधि ऑस्ट्रिया के साथ संपन्न की गई। इस संधि में जो व्यवस्थाएं थी, नंबर 1, पोलैंड, हंगरी, यूगोस्लाविया, चेकोस्लोवाकिया जो ऑस्ट्रिया से संबंधित थे, स्वतंत्रता को मान्यता दे दी गई। दूसरा, चेकोस्लोवाकिया का निर्माण मोराविया, बोहेमिया और साइलेशिया को मिलाकर किया गया। आज तो चेक रिपब्लिक अलग है, स्लोवाक रिपब्लिक अलग है, एक की राजधानी पराग है, एक की ब्रेटिस्लावा है, लेकिन पहले एक ही साथ बोलते थे चेकोस्लोवाकिया, है ना। तो चेकोस्लोवाकिया का निर्माण मोराविया, बोहेमिया और साइलेशिया को मिलाकर किया गया। यूगोस्लाविया का गठन बोस्निया, हर्जेगोविना और क्रोशिया को मिलाकर किया गया। यूगोस्लाविया का, क्रोशिया कर दीजिए वहां पर। अगला, गैलेशिया पोलैंड को तथा बुकाविना क्रोशिया को दे दिया गया। इटली की इरिट्रिया, दक्षिण टायरोल, ट्रीस्ट और डाल्मेशिया दे दिया गया। इटली की इरिट्रिया, दक्षिणी टायरोल, ट्रीस्ट एवं डाल्मेशिया दे दिया गया इटली को। हैम्सबर्ग शासन का अंत हो गया। ऑस्ट्रिया एक छोटा सा जनतंत्र रह गया। अगली संधि है न्यू इली की संधि। न्यू इली की संधि 27 नवंबर 1919 को ये बुल्गारिया के साथ न्यू इली की संधि हुई, जिसकी शर्तें थी, श्रेष्ठ का समुद्र तट यूनान को दे दिया गया। पश्चिमी बुल्गारिया का वह भाग जहां बल्गेरियन जनता थी, यूगोस्लाविया को दे दिया गया। बुल्गारिया की जल सेना समाप्त कर दी गई। बुल्गारिया पर 35 करोड़ डॉलर युद्ध के हट जाने के रूप में थोपे गए, जो 37 किस्तों में देने थे। बुल्गारिया को भारी नुकसान हुआ इससे। अगली संधि थी ट्रियानो की संधि, 4 जून 1920 को हुई। ट्रियानो की संधि हंगरी के साथ की गई। इसकी शर्तें क्या थी? तो ट्रांसिल्वेनिया रोमानिया को दे दिया गया, सर्बिया को क्रोशिया और चेकोस्लोवाकिया को स्लोवाकिया दे दिया गया। ऑस्ट्रिया को हंगरी से अलग कर दिया गया। हंगरी की सीमा 35,000 सीमित कर दी गई। ऑस्ट्रिया के समान ही उस पर भी क्षतिपूर्ति थोप दी गई। अगली संधि थी सेवरीज यानी सेवरे की संधि, 10 अगस्त 1920 को। मित्र राष्ट्रों ने टर्की के साथ सेवरीज की संधि की। इस संधि के अनुसार मिस्र, सूडान, साइप्रस, त्रिपोली, मोरक्को, ट्यूनीशिया, अरब, फिलिस्तीन, मेसोपोटामिया और सीरिया टर्की के प्रभाव से मुक्त कर दिए गए। विभाजन कर दिया टर्की का। आप देखते भी होंगे भारत में क्या हुआ फिर, वो टर्की के राजा को अपदस्थ कर दिया ना। तो मुसलमानों का जो धार्मिक नेता था वो कौन था? खलीफा, मिस्र का राजा था, उसको अपदस्थ कर दिया, टर्की का विभाजन कर दिया। तो जिससे क्या हुआ? खिलाफत मूवमेंट चला इस देश में।
यहाँ के मुसलमान जो थे वो बहुत नाराज हुए कि मित्र राष्ट्रों ने क्या कर दिया, अंग्रेजों ने धोखा कर दिया कि हमारे साथ। सोचो टर्की कितना बड़ा था, मिस्र, सूडान, साइप्रस एक छोटा सा देश है, आइलैंड है, निकोसिया कैपिटल है, इस देश के झंडे पर इसी देश का मानचित्र है। त्रिपोली, मोरक्को, ट्यूनीशिया, है ना, MAT, बारबेरियन स्टेट्स बोलते हैं इनको, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, ये अफ्रीकी देश हैं। ऐसे ही अरब, फिलिस्तीन, मेसोपोटामिया और सीरिया टर्की के प्रभाव से मुक्त कर दिए गए। तो देखो ना, सीरिया आज भी बर्बाद हो रखा, बिल्कुल तबाही जिसे बोलते हैं, है ना। यूनान, इंग्लैंड, फ्रांस और इटली ने टर्की के बहुत से प्रदेशों पर अपना प्रभुत्व बना लिया। आर्मीनिया को स्वतंत्र कर दिया गया। इस संधि का विरोध टर्की ने कमाल पाशा के नेतृत्व में किया, जिस कारण संधि लागू नहीं की जा सकी। फलतः मित्र राष्ट्रों को दूसरी संधि करनी पड़ी, जिसे लुसाने की संधि कहा जाता है। अब लुसाने की संधि जो होती है 24 जुलाई 1923 को होती है। इस संधि के फलस्वरूप टर्की को बहुत से प्रदेश वापस मिल गए, साथ ही आर्मेनिया तथा कुर्दिस्तान की स्वतंत्रता की मांग अस्वीकृत कर दी गई। इस अपमानजनक संधियों का परिणाम अच्छा नहीं रहा। इन राष्ट्रों के अंदर बदले की भावना भड़कती रही, जिसके फलस्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हो गई। थोड़ा लीग ऑफ नेशंस के बारे में पढ़ते हैं। पेरिस के शांति सम्मेलन में, कहां पर, पेरिस के शांति सम्मेलन में अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना के लिए 14 सूत्रीय सिद्धांत प्रस्तुत किए। इसमें उन्होंने विश्व की स्थायी शांति के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना का विचार रखा। पेरिस शांति सम्मेलन के अधिकांश सदस्यों ने इस विचार पर अपनी सहमति व्यक्त की। इसलिए 10 जनवरी 1920 ईस्वी को जिनेवा, स्विट्जरलैंड में लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की गई। आरंभ में इसमें 42 राष्ट्र थे, धीरे धीरे यह संख्या बढ़कर 60 हो गई। 1926 ईस्वी में जर्मनी और 1934 ईस्वी में रूस को इसकी सदस्यता प्रदान की गई। लीग ऑफ नेशन के कुछ उद्देश्य थे, जैसे नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और सद्भावना के लिए सकारात्मक प्रयास करना। दूसरा, भावी युद्धों को रोकने के लिए वैश्विक स्तर पर सैनिक कार्रवाइयों का मुखर विरोध करना। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहन देना। चौथा, विभिन्न राष्ट्रों के परस्पर विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाना। अगला, संसार में निशस्त्रीकरण की लिए प्रयास करना, डिसआर्मामेंट। निशस्त्रीकरण मतलब शस्त्रों को, जो भयंकर युद्ध शस्त्र हैं उनको नष्ट कर देना, निशस्त्रीकरण के लिए प्रयास करना। संसार में मजदूरों की दशा सुधारने का सकारात्मक प्रयास करना। दास व्यापार का समूल समाप्त करना, समूल नष्ट करना दास व्यापार को। जन कल्याणकारी कार्यों को करना। स्त्रियों और बच्चों के क्रय विक्रय पर रोक। जन सामान्य की दशा में सुधार करने का प्रयास। ये समझ में आ गए, ये इसके उद्देश्य थे। क्वेश्चन पूछेगा लीग ऑफ नेशंस के उद्देश्यों में कौन शामिल नहीं था या कौन कौन से शामिल थे, तो ये सब आपको क्या करना है ना। कई बार अगर आपने पढ़ा हुआ ना हो और वहां पे ऐसा लिखा हो कि जन कल्याणकारी कार्यों को करना, तो आप बोलोगे ये तो युद्ध में कहाँ होता है ऐसा। या स्त्रियों और बच्चों के क्रय विक्रय पर रोक, या दास व्यापार को समूल समाप्त करना, या मजदूरों की दशा सुधारना। ये ऐसे पॉइंट हैं जो ऐसा लगता है लीग ऑफ नेशंस के क्या मतलब है इससे, लेकिन अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आपको पता होना चाहिए कि लीग ऑफ नेशंस के प्रमुख उद्देश्यों में है। लीग ऑफ नेशन एक अंतरराष्ट्रीय संघ था। कोई भी राष्ट्र तभी इसका सदस्य बन सकता था जब उस देश की कम से कम 1/3 जनसंख्या सदस्यता प्राप्त करने के पक्ष में अपना मत प्रस्तुत करे। किसी भी सदस्य राष्ट्र को इस संघ से अलग होने के लिए पहले सूचना देनी आवश्यक थी। इस संघ की स्थापना अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन के सद प्रयासों का परिणाम था, किंतु इसका जन्मदाता अमेरिकी सीनेट के विरोध के कारण संघ का सदस्य नहीं बन सका। अमेरिका का सदस्य न बनना ही कालांतर में इसकी सफलता का कारण बना। लीग ऑफ नेशंस के 5 अंग थे: साधारण सभा जनरल असेंबली, परिषद काउंसिल, सचिवालय सेक्रेटरीट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है भाई। साधारण सभा में लीग ऑफ नेशंस के सभी सदस्य सम्मिलित होते थे। इस सभा का अधिवेशन प्रत्येक वर्ष सितंबर में जिनेवा में होता था। प्रत्येक सदस्य राष्ट्र इसमें अपनी 3 प्रतिनिधि प्रतिभाग करने के लिए भेज सकता था, किंतु मत देने का अधिकारी प्रत्येक सदस्य राष्ट्र के एक ही प्रतिनिधि को होता था।
ये ध्यान रखना, लीग ऑफ नेशन में अमेरिका शामिल नहीं हो पाया, कारण अमेरिकी सीनेट ने विरोध किया कि आप लीग ऑफ नेशन के सदस्य नहीं बन सकते, इसलिए अमेरिका सदस्य नहीं बना और कालांतर में यही लीग ऑफ नेशन की असफलता का क्या बना, कारण बना। जन्मदाता कौन, अमेरिका, और खुद ही सदस्य नहीं है। तो साधारण सवाल समझ में आ गया। ऐसी जो परिषद थी, काउंसिल, लीग ऑफ नेशन की कार्यकारिणी को परिषद कहा जाता था। परिषद की स्थायी तथा अस्थायी दो प्रकार के सदस्य होते थे। इसके वर्ष में कम से कम 3 अधिवेशन होने अनिवार्य थे। सदस्य राष्ट्रों के मध्य सुरक्षा की व्यवस्था, भावी युद्धों को रोकने का प्रयास, आर्थिक एवं सैन्यात्मक दंड का विधान और निशस्त्रीकरण का प्रयास, ये सब उसके प्रमुख कार्य थे। आज इसका मतलब जो परिषद हम पढ़ रहे हैं, आज उसको सिक्योरिटी काउंसिल बोलते हैं। यूएनओ की सिक्योरिटी काउंसिल जो आई, उससे पहले लीग ऑफ नेशन में उसको सिर्फ परिषद बोलते थे। लीग ऑफ नेशन का महत्वपूर्ण अंग सचिवालय था। इसका मुख्यालय जेनेवा में था। इसके प्रमुख को महासचिव कहा जाता था। इसकी स्थापना के लगभग 1 वर्ष बाद 1921 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना की गई। इसका मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में था, हॉलैंड नीदरलैंड, आज भी वही है। इसका मुख्यालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में, हॉलैंड में। इसमें न्यायाधीशों की संख्या 15 निश्चित की गई। इनका कार्यकाल 7 वर्ष रखा गया, लेकिन अगर आप पूछेंगे तो 9 वर्ष होता है। कितना होता है? लीग ऑफ नेशन के समय में 7 वर्ष था, अब 9 वर्ष होता है। और वो दोबारा भी चुने जाने योग्य होता है, न्यायाधीश जो होता है। ठीक है। इसका प्रमुख कार्य अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के आधार पर विभिन्न राष्ट्रों के विवादों पर निपटारा करना था। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 1919 में लीग ऑफ नेशन के साथ साथ हुई। लीग ऑफ नेशंस का प्रत्येक सदस्य राष्ट्र इसका सदस्य बन सकता था। इस संगठन का प्रमुख कार्य श्रमिकों के स्वास्थ्य एवं कल्याण पर ध्यान देना था। यानी आईएलओ जो बना है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वो लीग ऑफ नेशंस के साथ ही बन गया था। ठीक है। ध्यान रखना, जहां श्रम होता है वहां स्वास्थ्य भी होता है। इसीलिए लेबर और हेल्थ दोनों का हेडक्वार्टर एक ही जगह है। आईएलओ और डब्ल्यूएचओ दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा। समझ में आ गया? लीग ऑफ नेशंस के कार्य, लीग ऑफ नेशंस ने बहुत से कार्य किए। एक, विभिन्न विवादों का हल किया। लीग ऑफ नेशन ने अल्बानिया और हॉलैंड के विवाद, फ्रांस और ब्रिटेन के विवाद, मेमल समस्या, पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया के विवाद को हल करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। लीग ऑफ नेशंस ने विभिन्न देशों को आर्थिक सहायता भी दी। ऑस्ट्रिया, यूनान और बल्गारिया आर्थिक सहायता प्राप्त करने वाले देशों में शामिल थे। सामाजिक कार्यों के अंदर लीग ऑफ नेशन ने हैजा, चेचक, मलेरिया आदि रोगों की रोकथाम का प्रयत्न किया। इसके अतिरिक्त अन्य सामाजिक समस्याओं के निदान के लिए भी कार्य किए। इसने स्मारकों, कलाकृतियों की सुरक्षा, प्रौढ़ और श्रमिकों की शिक्षा जैसे बौद्धिक कार्यों पर भी राष्ट्र संघ द्वारा संपन्न किए गए। लीग ऑफ नेशंस की विफलताएं। लीग ऑफ नेशंस लगभग 2 दशकों तक अंतर्राष्ट्रीय शांति में सकारात्मक सहयोगी रहा, किंतु संसार के शक्तिशाली राष्ट्रों की स्वार्थ प्रियता व अनुचित हस्तक्षेप के कारण 1931 ईस्वी में जापान को मंचूरिया पर, 1936 में इटली को अबिसीनिया पर, 1938-39 में जर्मनी हिटलर को की ऑस्ट्रिया, चेकोस्लोवाकिया तथा मेमल पर अधिकार कर लेने से रोक न सका और अंततः 1 सितंबर 1939 ईस्वी को हिटलर द्वारा पोलैंड पर आक्रमण कर देने के परिणाम स्वरूप लीग ऑफ नेशंस का सिद्धांतता अंत हो गया। जैसे ही पोलैंड पर आक्रमण किया किसने? हिटलर ने। लीग ऑफ नेशंस की असफलता के कारण क्या थे? तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए जिस संगठन की कल्पना की गई थी, वह वास्तव में लीग ऑफ नेशंस के रूप में अपने उद्देश्यों को पूरा करने में असफल रहा। इसकी असफलता के कुछ कारण थे, जैसे संगठनात्मक दोष। इसका संगठनात्मक ढांचा दोषपूर्ण था। आरंभ में जर्मनी और रूस जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रों को इसकी सदस्यता से दूर रखा गया। इंग्लैंड और फ्रांस इसके शक्तिशाली सदस्य बन गए और ये दोनों हमेशा अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति में लगे रहे। तो अगर किसी संगठन में स्वार्थ आ गया सदस्य के अंदर, तो समझ लीजिए वो संगठन समाप्त होने वाला है। दूसरा, दंडात्मक शक्ति का अभाव। इस संगठन के पास कोई प्रभावी निषेधात्मक शक्ति नहीं थी और न ही अपनी सेना, जिसके कारण ये अपने उद्देश्यों को पूरा करने में असफल रहा। आज यूएनओ है, उसके पास अपनी शांति सेना होती है, जाना पड़ता है पीस आर्मी में, है ना। ब्लू हेलमेट पहनते हैं वो,
पीसीएस मेंस में क्वेश्चन पूछा, ब्लू हेलमेट, तो यूएनओ की जो शांति सेना होती है किस रंग का हेलमेट पहन, जरा देखना ब्लू हेलमेट आर्मी किसे कहा जाता है, चेक कीजिए। पीसीएस मेंस में पूछा गया है क्वेश्चन, उत्तराखंड में, ब्लू हेलमेट। ऐसे अमेरिका का असहयोग, विश्व का प्रभावशाली राष्ट्र एवं इस संगठन का जनदाता अमेरिका इसका सदस्य न बन सका क्योंकि आपको पता है उसकी सीनेट ने मना कर दिया था। वास्तव में वह संगठन अपने आदर्श स्वरूप में केवल दस्तावेजों तक ही सीमित रह गया। अगला, लीग ऑफ नेशंस के सदस्य देशों ने इसके उद्देश्यों के आधार पर कार्य न करके अपने स्वार्थों को ही ध्यान में रखा। लीग ऑफ नेशंस की स्थापना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक रचनात्मक एवं महत्वपूर्ण प्रयास अवश्य था क्योंकि इस संस्था ने संसार को पहली बार संकुचित दृष्टिकोण के स्थान पर व्यापक हितों के संरक्षण को प्रोत्साहित किया था और अल्पसंख्यकों के हितों को संरक्षण प्रदान किया था। कालांतर में इसी नींव पर संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी महत्वपूर्ण संस्था की आधारशिला रखी गई। लेकिन यह भी सच है कि लीग ऑफ नेशन जर्मनी के हिटलर को नहीं रोक सका, युद्धों को नहीं रोक सका, ठीक है। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात समझ में आ गया लोगों को, नहीं भैया आप तो क्या चाहिए, एक संगठन ऐसा जिसके पास अपनी आर्मी भी हो। क्या बोलते हैं ब्लू हेलमेट आर्मी, पीस कीपिंग आर्मी, क्या लिखा हुआ है यूएनओ की, और उनके सैनिकों को देखिए ब्लू हेलमेट पहनते हैं वो, है ना। हाँ जी, शांति सेना, बिल्कुल। हमारे सैनिक भी जाते हैं, भारतीय सेना के सैनिक भी जाते हैं। कभी आप परमवीर चक्र अगर आप देखेंगे तो परमवीर चक्र कुछ ऐसे सैनिकों को मिले हमारे जो विदेशी धरती पर शहीद हुए, अफ्रीका में जाके शहीद हुए। देखिए तो कौन थे वो जो अफ्रीका में शहीद हुए, परमवीर चक्र, हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड मिला जिन्हें। तो ठीक है, अब इसके बाद मैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर बताऊंगा अगले लेक्चर में।